हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस बहुविकल्पीय कराऊंगी जो कि साइंस के आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उसी के साथ साथ जो ये क्या है बहुविकल्पीय हैं। ठीक है बच्चों, और ये सभी क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आपके समझ लो एग्जाम के अंदर बच्चों ये 100% सवाल पूछे जाने वाले हैं। और ये समझ लो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने चल रही हूँ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा और अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो तो समझ लो इस 50 क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन एग्जाम में आना बिल्कुल ही तय है। इसीलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और अगर नहीं समझोगे तो समझ लो आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो अगर पूरा वीडियो अच्छे से आप नहीं समझते हैं। और समझ लो कि आपके 50 क्वेश्चन से 20 तो फंसने ही फंसने, इसीलिए पछताना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा और ऐसा समझो कि अगर आप बोर्ड अगर इस वीडियो में अगर आप 20 मिनट भी अपना समय देते हो तो समझ लीजिए कि आप अपने एग्जाम में 20 क्वेश्चन कर सकते हो करेक्ट बिल्कुल। तो क्यों ऐसा करें कि हम बाद में बोर्ड में आ जाए और हमें आए ही ना। तो इसलिए पूरे दिन का अपना 20 मिनट निकाल करके वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोराइड गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड कोई अभिक्रिया नहीं होती, या फिर आयरन लवण और जल बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने देख ही लिया, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। Fe2 चलिए बच्चों दूसरा सवाल देखिए। Fe2 प्लस 2Al Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन जब आपस में होता है तो Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया? जो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। H2S विलयन का pH मान क्या होता है? 0, 7 से अधिक, 7 से कम या फिर 7? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 होता है, या फिर 7 से कम होता है। अब याद कैसे करोगे? देखो इसमें क्या है? हाइड्रोजन, जो कि क्या होता है अगर जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा आ जाए समझ लो वो चीज क्या है? अम्लीय थोड़ा प्रकृति में चली जाती है। तो उसका जो pH मान, या देखो जैसे पानी का pH मान क्या होता है? 7 होता है ना। तो जैसों में क्या होता है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे होने की वजह से उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 या फिर 7 से कम हो जाती है। तो इसीलिए याद रखिएगा जब भी ये तो मान लो H2S विलयन है, कभी भी अगर इसके अलावा कोई चीज है जैसे मान लो H2SO4 आ जाए तो याद रखिएगा उसका pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। शुद्ध जल का pH मूल्य कितना होता है बच्चों? 7 होता है। तो याद रखिएगा इसको, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। 100% लिख के ले लो और याद भी कर लेना इस सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है CaCl2 का, फिटकरी का, बेकिंग सोडा या फिर धामन सोडा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? CaCl2 का प्रयोग किया जाता है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। जो धामन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एंटीमनी या आर्सेनिक है, क्या है इसमें से? धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपधातु है। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और कोई भी क्वेश्चन जो नहीं समझ आए वो जरूर पूछे। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से विस्थापित नहीं होती है या फिर विस्थापन नहीं करती है? Fe, Zn, Mg या फिर Cu? करेक्ट आंसर Cu। Cu का मतलब क्या होता है बताइए? Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है, और Fe का मतलब क्या होता है? लोहा या फिर आयरन होता है। Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है। क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम होता है। और Cu का मतलब कॉपर होता है। तो इसीलिए सारी चीजें की आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपसे कई बार क्या होता है पूछ लिया जाता है ये साइन जो बनाया गया Fe किसका है, तो इसलिए याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से एल्कीन है, क्या इसमें से कौन सा एल्कीन है? CH, HC, ट्रिपल बॉन्ड CH,
CH3 CH2 CH3 H2C डबल बॉन्ड CH2 या फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2C डबल बॉन्ड CH2। अब देखो एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम पढ़ते हैं एन। जैसे यहाँ पे मान लो लिखा होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या पढ़ेंगे? मेथ। क्या पढ़ेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए पढ़ेंगे हम एथेन। अगर मान लो डबल बॉन्ड होता तो हम उसको बोलते हैं ईन। क्या बोलते हैं? ईन। जैसे मान लो यहाँ पे होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको क्या बोलते हैं? 2 कार्बन है तो इसलिए एथ, तो डबल बॉन्ड है इसलिए एथीन हो जाएगा, ईन लगता है। ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो वहां पे बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं? आइन। मान लो यही होता C और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हम क्या बोलते? एथाइन बोलते। ठीक है बच्चों, तो जहां सिंगल बॉन्ड वहां इन, जहां डबल बॉन्ड वहां इन, जहां ट्रिपल बॉन्ड वहां आइन। तो अगर 2 कार्बन है तो एथेन, डबल बॉन्ड के साथ अगर 2 कार्बन है तो एथीन, ट्रिपल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन है तो एथाइन। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें को आप बहुत अच्छे से आना चाहिए एग्जाम, क्योंकि नजदीक है, तो इसलिए जो जितना चीज मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छे से उसको समझते चलिएगा। अच्छे से समझ लोगे तो समझ लो आपका 100% एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फिर प्रोपेनोइक अम्ल। राइट आंसर एथेनोइक अम्ल। बहुत अच्छे से समझिएगा, जो चीज नहीं आएगी पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? CHO OH, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O या फिर OCH3। तो प्रोपेनॉल क्या बोला गया है? नॉल, है ना। जहां पे OH लगता है, देखो जैसे मान लो एथिल एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल लग रहा है ना, जैसे एथिल एल्कोहल हम कहते हैं तो CH3 CH2 OH होता है, ये एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे ऑल लग रहा है, एथिल एल्कोहल लग रहा है ना, यहाँ पे बोला गया नॉल, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 तथा H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी। यानी कि जब स्वपोषण होता है तो कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है, और स्वपोषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है? सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है। अगर इस वाले ऑप्शन में आपको डाउट है तो ये दोनों तो सही है ना, तो इन्हीं दोनों के जरिए आप इस सवाल का आंसर उपरोक्त सभी टिक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चालाकियां भी सीखते रहो ताकि अच्छा एग्जाम जाए आपका, है ना। चलो अगला सवाल देखेंगे। यकृत स्रावित करता है क्या? पित्तरस, लार, जठर रस या फिर अग्नाशयिक रस। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पित्तरस। जो यकृत होता है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, वो क्या स्रावित करता है? पित्तरस स्रावित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 3 2 1। कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। अब 4 वेश्म में कौन कौन सा होता है बताइए? एक तो होता है आलिंद, है ना, आलिंद और निलय। क्या होता है? मेन आलिंद होता है और निलय होता है। अब 4 वेश्म कैसे हो जाते हैं? आलिंद में एक दायां आलिंद हो जाता है और एक बायां आलिंद हो जाता है। इसी प्रकार से निलय में भी एक दायां निलय हो जाता है और एक बायां निलय हो जाता है। इसीलिए 4 वेश्म होते हैं हमारे हृदय के अंदर। ठीक है, मानव हृदय में कितने वेश्म? 4 वेश्म। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। वृक्कों का कार्य संबंधित है पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से या परिवहन से। करेक्ट आंसर उत्सर्जन से। अब वृक्क की संरचना देखो, वृक्क की संरचना, इसका जो चित्र है ना, चित्र वो बहुत अच्छे से समझ के जो है अपनी किताब से देख लेना, और यहाँ पे वीडियो में देखो चित्र देख लो ध्यान से। ऐसे आपको चित्र बनाना है, अगर मान लो बनाने के लिए आ जाए तो जहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं बताते हुए चल रही हूँ, बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और पूरा दावा है मेरा, जो बच्चा पूरा वीडियो अच्छे से देखेगा ना, समझ लो उसका 100% हर एक क्वेश्चन करेक्ट होकर के आएगा। वो भले उसने अपने पूरे साल भर में कुछ ना पढ़ा, लेकिन लास्ट के बच्चों 2 महीने जो होते हैं ना, लास्ट में 2 महीने जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, एमिलेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन। करेक्ट आंसर एमिलेज पाया जाता है।
अगला सवाल 17 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग, स्कर्वी, रतौंधी या बेरी। करेक्ट आंसर घेंघा रोग होता है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से, यकृत से, अग्नाशय से या फिर वृक्क से? करेक्ट आंसर अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला सवाल देखेंगे, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, आयनिक बंध या सहसंयोजी बंध? करेक्ट आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया है और अच्छे से इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बस इतना मेरा कहना है कि अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अगर इनमें से आप जो है 30 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हो तो समझ लो आपके सवाल बहुत अच्छे हो जाएंगे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर। अगला सवाल, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मटर, बैगन, सेम या टमाटर? करेक्ट आंसर मटर पे किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RR। ओके, अगला सवाल देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अब देखो फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, पूछा है वक्रता त्रिज्या मतलब R क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? F बराबर R/2। तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सॉरी, R पूछा है 10, F की वैल्यू है 10, तो 10 बराबर R/2। यहाँ पे त्रिज्या गुणा करो तो R बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखेंगे, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? क्या है? सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि P आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमेशा 2 डायोप्टर, प्लस में रहेगा माइनस में नहीं रहेगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर? सबको पता है रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक हमेशा क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। अब देखो यहाँ पे जो कूलाम लिखा है वो किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश का मात्रक है कूलाम। ठीक, जूल का मतलब जूल जो है वो किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ओम लिखा है तो ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है कितना? तो 25 सेंटीमीटर होता है, सभी को मालूम है। अगला सवाल, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग का? बैगनी रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का या हरे रंग का? करेक्ट आंसर बैगनी रंग का। प्रिज्म आप पढ़ोगे तो प्रिज्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्रिज्म है ना, यहाँ से कोई प्रकाश आती है ऐसे होते हुए ना, तो क्या होता है? यहाँ पे 7 अलग अलग टूटते हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है? विवर्ग्योर। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। चलो अगला सवाल देखिए, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आपको पता है कि हमेशा काला दिखाई देता है ना। अब काला क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पर क्या होता है बच्चों? अंतरिक्ष नहीं पाया जाता, वायुमंडल वहां नहीं है, इसीलिए वहां पर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश जो होता है उनका क्या होता है? प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। सूर्य का जो सनलाइट होता है, सनलाइट जो होता है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिस वजह से वहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो फैल नहीं पाता और हमें आकाश पर जो अंतरिक्ष है या फिर आकाश है वो कलर कैसा दिखता है बच्चों? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन द्वारा। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, ये देखो ये क्या बोला है? 1 किलोवाट घंटा में, तो जहां पे पावर 6 हो, देखो पावर 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है। करेक्ट आंसर 3.6 × 10⁶। याद कैसे करोगे? यहाँ पे भी 6 है, पावर में भी 6 है। ठीक है, दोनों को रिलेट करके आपस में याद कर लो तो भूलेगा नहीं। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, दोनों, मतलब ए और सी दोनों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर ए और सी दोनों, मतलब
जो एक गतिमान आवेशित कण होती है वो हमेशा चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों को प्रदर्शित करती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा कि जो ओम का नियम सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? V बराबर IR होता है। ठीक, और इसी फॉर्मूले से आप कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, पहला फॉर्मूला है V बराबर IR। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या करेंगे? ये I के साथ R गुणे में है तो उसको भाग में यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो V अपॉन R। अच्छा, R की वैल्यू निकालोगे तो जैसे I का फॉर्मूला निकाला था वैसे R का भी निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन I। ये तीन फॉर्मूले बहुत ही बेसिक हैं और इनको आप अगर याद कर लेते हो तो इससे आपको अब न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जिसको न्यूमेरिकल पढ़ना है, सारे चैप्टर मैंने न्यूमेरिकल एक एक चैप्टर करा दिया है, जो इम्पोर्टेंट है वही कराया है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 726 वाट, 746 वाट, 846 वाट या 716 वाट? तो एक अश्व शक्ति में क्या होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, गाय, घास, बकरी या फिर मछली? करेक्ट आंसर घास, बकरी और मानव। ये क्या हुए? आपस में श्रृंखला में बंधे होते हैं। B, A और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता, क्षेत्रफल और फ्लक्स के संकेत हैं। तो इनमें से संबंध किसके बीच में संभव होगा या फिर कौन सा करेक्ट होगा? तो याद रखिएगा कि फाई बराबर क्या होगा? B इंटू A। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर जाने से रोकती है या फिर रोकता है? क्लोरीन परत, ऑक्सीजन परत, ओजोन परत या फिर हाइड्रोजन परत? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ओजोन परत। ठीक है, अच्छा ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? एक चीज और याद रखिएगा, ओजोन को हम कैसे लिखते हैं? O3 से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ओजोन है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है? NaCl, NaSO4, Na2SO4 या फिर KCl? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NaSO4। अब देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको pH वैल्यू बताई थी, वहां पे बताया जहां पे हाइड्रोजन होता है वो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है ना? यही बताया था। और उसका pH मान क्या हो जाता है? 7 से कम हो जाता है। तो अगर यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन है और इसकी वजह से pH मान 7 से कम होता है, तो अम्लीय अगर जहाँ पूछा जाए तो जहाँ पे H होगा समझ लो अम्लीय हो जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, मीठे सोडे या फिर जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, इसका अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। ठीक, और अगर हम कहें सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, तो लिखिएगा NaHCO3। जहां पे H लग जाए बीच में समझ लो उसका मतलब क्या हो जाता है? बाई हो जाता है। ठीक, अब ये काम वाली बाई नहीं है। चलो अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो करेक्ट आंसर पोटेशियम। के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। Ag मतलब सिल्वर, Cu का मतलब कॉपर, Al का मतलब एल्यूमिनियम। अगला सवाल, अम्ल में से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु कौन सी है? Cu, प्लेटिनम, या फिर ये पारा या फिर मैग्नीशियम या जिंक? करेक्ट आंसर मैग्नीशियम या जिंक। ये Hg क्या है? पारा है। ठीक है, जो कि क्या होता है? सामान्य ताप पर। ऐसा इससे भी एक सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है? ऐसा कौन सा धातु है जो कि क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो हमेशा जो पारा होती है Hg जिसको हम कहते हैं, वो क्या होती है बच्चों? द्रव अवस्था में होती है। ठीक, याद रखेंगे। अगला सवाल, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? CADK, यानी कि राइट आंसर तब क्या हो जाएगा? C। एक चीज और याद रखिएगा, जब विटामिन से बात आती है तो दो तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। इससे दो सवाल बने। अब देखो, जल में घुलनशील विटामिन होता है 2 विटामिन, बी और सी, लेकिन जब आप वसा की बात करोगे तो यहाँ पे 4 विटामिन होते हैं, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए। याद करने का ट्रिक देखो क्या बन गया? कीड़ा, जो कि क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा, अगर ये वाले ट्रिक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो KED ये कीड़ा, मतलब ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या होते हैं? जल वसा में घुलनशील विटामिन। और बी और सी जो बच जाते हैं दोनों, वो जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा पदार्थ हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, सॉरी यहाँ पादप है। कौन सा पादप हार्मोन? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन? तो राइट आंसर साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस
यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं पीओपी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जिसमें हाफ H2O हो जाए वही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। तो इसमें हाफ H2O कहाँ है, यहाँ पे है, तो राइट आंसर CaSO4 डॉट हाफ H2O। फफोलेद और कॉपर है, शुद्ध कॉपर, कॉपर है, कॉपर के मिश्र धातु कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां हैं, तो राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि, श्वसन, या तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 47, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, भोजन का वहन, या अमीनो अम्ल का वहन। तो ये चीज मैंने आपको बताया था, जाइलम और फ्लोएम। एक चीज मैंने बताया था, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो फ्लोएम का मतलब क्या बताया था मैंने, फल, और फल का मतलब क्या, खाद्य पदार्थ, है ना। और जाइलम का मतलब क्या बताया था, जाइलम से जल। तो जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थ का वहन करता है। सवाल में जो पूछा जा रहा है उसी का उत्तर दे दो। जल है तो जल जाइलम, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निषेचन लक्षण है जंतुओं का, आवृत बीजी पादप का, पौधों का, या कोई नहीं। करेक्ट आंसर आवृत बीजी पौधों का। टोटल 49 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आ चुके हैं अपने हम 50वें क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमने क्या कर लिया है, अर्धशतक तो लगा ही दिया है ना। अब इसको जो है आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, बार बार रिवाइज करते रहना जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाता। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो जूल इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गए हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बढ़ चलते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो टोटल इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आपको 30 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, और 30 क्वेश्चन को आप क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। को टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों, 30 क्वेश्चन है। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, देखो 50 तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप, अब 30 मैं करा दे रही हूँ लघु, यानी कि जिसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपको लॉन्ग का मैं करवा दे रही हूँ। यही सारे सवाल आप इसमें इसको बार बार साइंस के लिए रिवाइज करिएगा। ठीक, अब समझ लो ये वीडियो आपको जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता बचा के रखना है, बार बार इसमें को सारे सवालों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से निम्न जो अभिक्रिया है उनको संतुलित समीकरण लिखिए। तो अब क्या करना है, आपका यही काम है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेते चलो। अब आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन बैंक जो आपका है, क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक में आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक, टिक करिएगा, और जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपको उसको स्क्रीनशॉट लेना है और क्वेश्चन बैंक में इसको टिक करना है, और इसी को बार बार पढ़ना है। ठीक है, चलो फिर चलो शुरू करते हैं। निम्न अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। तो इनका सबका संतुलित समीकरण आपको लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको नंबर्स लिखने हैं। चलो एक एक करके बता देती हूँ आपको कैसे करना है। अब देखो, सबसे पहले आपको इस तरफ मत देखिएगा, हमेशा जब संतुलन करने के लिए आए तो हमेशा इस तरफ ध्यान दो। ठीक, यहाँ पे देखो Cl2 क्या है, 2 है, Mn सबसे पहले क्या लिखा है, Mn, यहाँ पे Mn कितना है, 1 है, यहाँ पे भी Mn 1, मतलब इसको हमें नहीं करना है। आगे देखो ऑक्सीजन, देखो यहाँ 2 है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, हमने 2 लिख दिया। अब देखो Cl2 यहाँ पे है, मतलब 2 Cl यहाँ है, 2 Cl है, मतलब टोटल 4 Cl है। तो अगर यहाँ, और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो इसका मतलब अगर हम इस HCl के आगे 4 लिख दे तो ये सब सही हो गया, Cl2 4 बार Cl2 हो गया, 4 Cl2 हो गया, और 4 H2O हो गया, सॉरी 4 हाइड्रोजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 Mn हो गया, संतुलित हो गया। ऐसे ही आपको संतुलन करना है। दूसरा भी दिखा देती हूँ आपको, क्या लिखा है, CuS प्लस O2, चलो इसमें लिखते हैं हम Cu2S प्लस O2, और उसके बाद क्या लिखा है, Cu2O प्लस SO2। ठीक, तो अब देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, Cu2 यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे भी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, 3 ऑक्सीजन, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 तो हम कर नहीं सकते, अगर यहाँ पे हम 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो पहले चलो यहाँ पे 3 हम कर लेते हैं, तो ये टोटल हो गया 6 ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये Cu2 है, ये S है, यहाँ पे भी S है, मतलब S को संतुलित हमें नहीं करना, लेकिन हमें ऑक्सीजन यहाँ पे संतुलित करना पड़ेगा,
तो अगर हम क्या कर दें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 3, यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया 2 Cu2, यहाँ पे 4 बार Cu2 हो गए तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 सल्फर हो गया तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो 2 सल्फर हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 और ये 2 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो Cu कितना है, 2 बार है, यहाँ पे 4 बार है, 2 ये तो 4, यहाँ पे भी देखो 4। और सल्फर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आगे लगा है 2, तो यहाँ पे सल्फर क्या हो गया 2, यानी कि अब हमारा संतुलन सही हो गया। ठीक, अब ऐसे ही आपको संतुलन बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्षारण क्या होती है। संक्षारण के 2 उदाहरण दीजिए। विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखिए। कुछ नहीं है, आप इसको इरेज कर दीजिएगा। तो इसको आप अच्छे से तो बस आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3, पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन से क्या संबंध है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, या तो आप नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल देखिए, क्या होता है जब केवल आपको समीकरण देना है। खाने का सोडा जब गर्म किया जाता है। और दूसरा है सोडियम, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो बच्चों देखो, ये केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका आंसर लिखना थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं ये नहीं किया मैंने, केवल आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ। आप अभी तक तो आपने अपने स्कूल में बहुत सारा पढ़ लिया होगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक भी होगी, तो उसमें टिक कर दिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, अयस्क और खनिज की परिभाषा दीजिए। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको आप ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, भर्जन क्या है, कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8वां सवाल कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है, समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। और 9वां क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने सवालों को जो मैं करवा रही, 30 शॉर्ट क्वेश्चन और 50 ऑब्जेक्टिव टाइप और 5 लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप समझ लो इसी में से सवाल फंस जाएंगे। और अति लघु तो शॉर्ट से ही बन जाएगा, आपका परेशान मत हो। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण से समझाइए। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, और क्या करिए, आप इसको रिवाइज करिए अपनी कॉपी से या फिर क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन नंबर 10, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्न योगी के आईयूपीएससी नाम। अब इतने सारे, अब बच्चे क्या है परेशान हो जाते हैं, हमें बहुत सारा आईयूपीएससी नेम नहीं आता है। तो अगर आप इतने आईयूपीएससी नेम तैयार कर लेते हो तो समझ लो इसी में से सवाल फंसेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही बता रही हूँ, और बोर्ड एग्जाम बढ़िया जाएगा, बस विश्वास रखिए आप। प्रश्न 12 है, दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 13, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धमनी और शिरा को परिभाषित करो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हो गए। चलो 17वां क्वेश्चन देखो, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो ये प्रश्न तैयार कर लीजिए आप। 18, भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है। 19 नंबर, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, पादपों में फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थ के स्थानांतरण को समझाइए। 21, मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 वाहिका विहीन ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर बताइए। पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है। स्वपरागण और परपरागण में विभेद। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। एक संकर और द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण को समझाइए। इसी तरीके से दूर दृष्टि दोष के कारण निवारण को आपको समझाना है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो देखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया है। हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज मैंने न्यूमेरिकल करा है, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको क्या करना है बच्चों, जो कि मैंने आपके बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल्स वीडियो बना दिया है, वो सारे जाके वीडियो को देखो, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप अभी से तैयार करते चलोगे, देखो अब एक सब्जेक्ट मैं आपको तैयार करवा दूंगी। अब देखो ये आज कंप्लीट हो गया साइंस का, इसी तरीके से मैं इंग्लिश का आपको पूरा एक क्वेश्चन सेट तैयार करके दे रही हूँ, केवल आपको पढ़ना है। बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि उनको पढ़ना क्या है समझ में नहीं आता है। अब मैं तो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो करवा दे रही हूँ, तो आपको बस यही पढ़ते चलना है और देखना एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आ जाओ अब लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो 5 क्वेश्चन लॉन्ग के हैं जो आपको तैयार करने हैं। पहला है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, पोषण क्या है, स्वपोषी परपोषी पोषण में अंतर।
चौथा है स्टडीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और पांचवा क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना व क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए या फिर करो। तो ये पांचों क्वेश्चन लॉन्ग के हैं जो अभी मैंने आपको कराए हैं। 30 शॉर्ट क्वेश्चन, 30 कितने शॉर्ट करा दिए, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के करा दिए और 5 क्वेश्चन लॉन्ग के करा दिए। तो केवल आपको यही इतने क्वेश्चन को एग्जाम तक बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है इनको। अब देखो इम्पोर्टेंट सब आपको बता दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे पढ़ते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर देखो आपका चेहरा ऐसे उदास वाला रहेगा एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, है ना। तो ऐसा चेहरा ना बने, इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से आपको अपना जो मैं भी पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से उसको पढ़ते चलना है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी वो सब स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।